सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सन पॉइंट क्लासेस में। साथियों, फिर से आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण 60 क्वेश्चन का एक टीएनए का मॉडल सेट लेकर उपस्थित हुआ हूं। साथियों, यह 60 क्वेश्चन में आपको सभी सब्जेक्ट मिलेंगे। हिंदी का क्वेश्चन होगा साथियों, आपको इंग्लिश का क्वेश्चन होगा, मैथ्स का होगा साथियों, सोशल साइंस का क्वेश्चन होगा और ये 7 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है साथियों। साथियों, अभी तक आपने अगर हमारे YouTube चैनल को सन पॉइंट क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए साथियों, ताकि आपको नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। चलिए साथियों, ये 60 जो क्वेश्चन है साथियों काफी इंपॉर्टेंट होने वाला साथियों। चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देर के हुए और देखते हैं ये 60 क्वेश्चन का मॉडल सेट। चलिए सर, ये हमारा 60 क्वेश्चन का मॉडल सेट है। देखिए, टीएनए मॉडल पेपर ऑल सब्जेक्ट, साथ साथ साथियों ये स्टेट में भी ये सेट आपको काम आएगा। ये ऐसा सेट मैंने तैयार किया है कि आपको स्टेट में भी ये काम आएगा। और ये टीएनए मॉडल सेट जो है साथियों, ये इंपॉर्टेंट टीएनए मॉडल सेट है साथियों। चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं। हिंदी भाषा की पहला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी भाषा की संप्रेषणात्मक पद्धति में प्रमुख रूप से क्या विकसित किया जाता है? हिंदी भाषा की संप्रेषणात्मक पद्धति में प्रमुख रूप से क्या विकसित किया जाता है? यहाँ लिखता है, व्हाट इज मेनली डेवलप इन द कम्युनिकेटिव अप्रोच ऑफ हिंदी टीचिंग? केवल व्याकरण का ज्ञान, रटने का ज्ञान, मेमोराइजेशन स्किल और भाषा का उपयोग की क्षमता, अवनति सुधार। तो साथियों, हिंदी भाषा में जो हम बात करते हैं, हिंदी भाषा की संप्रेषण पद्धति में प्रमुख रूप से किसका विकास किया जाता है साथियों? तो हमारा आंसर हो जाएगा साथी भाषा के उपयोग की क्षमता का। ये हमारा आंसर हो जाएगा, भाषा का उपयोग की क्षमता का हम लोग यूज करते हैं। ये भाषा का उपयोग की क्षमता का हमारा तो आंसर हो जाएगा सी। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है साथियों, भाषा अधिगम यानी लैंग्वेज लर्निंग में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? भाषा अधिगम की बात करें साथियों, लैंग्वेज लर्निंग में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है साथियों? व्याकरण का, शब्दकोश का, संप्रेषणात्मक कौशल का और रटन भी। तो रटन तो नहीं हो सकता। देखिए, रटना, दंडित करना, मारना, पनिशमेंट देना, ये सब सारा पेडागोगी में नहीं होता साथियों। अगर ऐसा है तो इसको तो आप रटन विधि को तो छांट ही दीजिए, ठीक है। और एक है व्याकरण, शब्दकोश, संप्रोषात्मक कौशल। तो हमारा आंसर हो जाएगा साथियों 2 का सी। ये वाला आंसर हो जाएगा संप्रोषणात्मक कौशल। ये हमारा आंसर होगा। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है साथियों कि बच्चों में रचनात्मक कौशल लेखन कैसे विकसित किया जाता है? बच्चों में रचनात्मक लेखन जो होता है, लेखन जो है कैसे विकसित किया जाता है? उन्हें निबंध लिखने को कहना, कविताएं याद करना, चित्र देखकर कहानी लिखवाना, केवल प्रश्नोत्तरी। तो यहाँ पर लिखने की बात हो रही है, तो कविता याद करने से तो होगा ही नहीं साथियों। चित्र देखकर कहानी लिखना, केवल प्रश्नोत्तरी, केवल वाला आंसर होता ही नहीं है, इसलिए ये दोनों छाट दिए। डी हम छाट सकते हैं, बी भी छाट। अब हमारा ऑप्शन हो जाए, उन्हें निबंध लिखाने को कहना, चित्र देखकर कहानी लिखना। तो हमारा आंसर हो जाएगा साथियों ये चित्र देखकर कहानी लिखवाना। ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। हम पहले ऑप्शन को सबसे पहले छांटने का कोशिश करेंगे कि हम कौन सा ऑप्शन छांट सकते हैं। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कि भाषा शिक्षण में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? भाषा शिक्षण, जब हम भाषा सिखा रहे हैं तो हम जो मूल्यांकन करते हैं, मूल्यांकन में हमारा मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? बच्चों को अंक देना, बच्चों की रचनात्मकता को मापना, त्रुटियों की पहचानना, सजा देना। देखिए, सजा देना तो नहीं हो सकता, ये तो ऐसे छट गया। अब हम बात करते हैं बच्चों को अंक देना, बच्चों की रचनात्मक को मापना और त्रुटियों की पहचान करना। तो साथियों, हमारा ऑप्शन हो जाएगा बच्चों की रचनात्मकता को पहचानना, मापना। ये हमारा मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है। भाषा से मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है बच्चों की रचनात्मकता जो है उसको नापना। तो हमारा आंसर हो जाएगा साथियों बी। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, राम ने फल खाया वाक्य में राम क्या है? राम ने फल खाया वाक्य में राम क्या है? कर्ता, कर्म, विशेषण, संज्ञा। तो साथियों, हमारा ऑप्शन हो जाएगा जो काम को करता है वह कर्ता कहलाता है। खाने का काम कौन करता है? यहाँ राम करता है। तो साथियों, राम हमारा कर्ता हो जाएगा। तो हमारा आंसर होगा ए नंबर। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है बच्चा भाषा का निर्माण
बच्चा भाषा का निर्माण करता होता है। बच्चा भाषा का निर्माण करता होता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? बोलता है यह जो बच्चा भाषा का निर्माण करता होता है किस सिद्धांत पर आधारित है? व्यवहारवादी सिद्धांत, संरचनावादी सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत और प्रेरणा का सिद्धांत। तो साथियों हम बता दें आपको कि बच्चा जो भाषा के निर्माण करता होता है यह किस सिद्धांत पर आधारित है? यह साथियों हमारा सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत पर आधारित है। हमारा ऑप्शन आंसर हो जाएगा सी, हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। इस सेट में साथियों आपको सारे सब्जेक्ट का मैंने मिलाकर कोशिश किया है, सारे सब्जेक्ट का ये क्वेश्चन तैयार करने के लिए। चलिए साथियों, जल्दी सी समास योजना में कौन सी जल्दी है? जल्दी मतलब जल्दी समास योजना है, उसमें जल्दी क्या है? तो जल्दी हमारा क्या है साथियों? ए अव्ययभाव समास है, द्विगु समास है, द्वंद्व समास है, बहुव्रीहि समास है। जल्दी से इसमें से कौन सा समास है साथियों? तो हमारा अव्ययभाव समास हो जाएगा। अव्ययभाव समास किसको? जिसका प्रथम पद अव्यय होता है या प्रधान होता है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है साथियों की भाषा कौशल में कौन सा कौशल सबसे पहले विकसित होता है? भाषा कौशल में सबसे पहले कौन सा कौशल विकसित होता है? तो बात करें कि लेखन का, पठन का, वाचन का और श्रवण का। तो साथियों भाषा कौशल में सबसे पहले अगर विकसित होता है साथियों तो श्रवण का। लेखन तो बाद में करते हैं, पठन भी बात करते हैं, वाचन सबसे पहले सुनना, श्रवण पर हम करते हैं। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए डी नंबर। भाषा कौशल में कौन सा कौशल सबसे विकसित होता है साथियों? तो श्रवण का। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर साथियों हाथ पैर फूलना मुहावरे का अर्थ क्या है? हाथ पैर मुहावरे का अर्थ क्या है? पसीना आना, डर जाना, थक जाना, गुस्सा आना। तो साथियों हाथ पैर फूलने का सही अर्थ मुहावरे का सही अर्थ है साथियों डर जाना। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है साथियों? क्वेश्चन नंबर 10 है कविता किस प्रकार की रचना है? कविता जो होती है कविता वो किस प्रकार की रचना है? गद्य, निबंध, पद और उपन्यास। तो कविता हमारी किस प्रकार की रचना है? कविता हमारी किस प्रकार की रचना साथियों? गद्य है, निबंध है, पद है और उपन्यास। उपन्यास तो हो नहीं सकता है, क्योंकि उपन्यास तो हो नहीं सकता, तो हमारा आंसर हो जाएगा साथियों पद। कविता जो होता है साथियों वो पद होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 10 का सी नंबर। ये 10 का सी होगा। ठीक है साथियों। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा कि 0.25 को प्रतिशत में हम कैसे व्यक्त कर सकते हैं? हाउ विल यू 0.25 बी एक्सप्रेस एज द परसेंटेज? 0.25 को हम लोग कैसे परसेंट में व्यक्त कर सकते हैं? तो साथियों इसको हम 0.25 को 25% यानी ऑप्शन नंबर बी के रूप में हम लोग इसको व्यक्त कर सकते हैं। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है साथियों की आधार और ऊंचाई के आधार पर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? यदि आधार 6 मीटर है और ऊंचाई 8 मीटर है, what will be the area of the triangle if the base is 6 मीटर and height is the 8 मीटर? तो साथियों आधार और ऊंचाई का जो क्षेत्रफल होता है साथियों वो हाफ इंटू दोनों का गुणनफल होता है। इसका जो क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई होता है। ठीक है साथियों। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा हाफ आधार ऊंचाई, यानी दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 7 जा 8 6 जा 48 और उसको 2 से भाग कर देंगे तो हमारा 24। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये वाला 24 मीटर। ये आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई होता है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है साथियों कि गणना में हद यानी लिमिट की अवधारणा किससे संबंधित है? द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट इन मैथमेटिक्स इज रिलेटेड टू विच फील्ड? त्रिकोणमिति, सांख्यिकी, गणितीय विश्लेषण, ज्यामिति, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिक, मैथमेटिकल एनालिसिस और ज्योमेट्री। तो साथियों गणित की जो हमारा लिमिट है जो साथियों वो गणितीय विश्लेषण से संबंधित है साथियों, मैथमेटिकल एनालिसिस से संबंधित है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है साथियों गणित के अधिगम में समस्या समाधान विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? What is the main objective of the problem solving method in the
मैथमेटिक लर्निंग में प्रॉब्लम सॉल्व अधिगम में समस्या समाधान विधि में मुख्य उद्देश्य क्या होता है साथियों? तो छात्रों को निष्क्रिय बनाना तो हो ही नहीं सकता है। टू मेक द स्टूडेंट पेसिव, ये तो होगा नहीं, इसको चलिए इसको छाट सकते हैं। छात्र के ज्ञान का परीक्षण करना, टू टेस्ट द स्टूडेंट नॉलेज, छात्र की सोच और रचनात्मकता को बढ़ाना, टू इनहांस करना द स्टूडेंट थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी। केवल व्याख्या, केवल तो नहीं होगा, ये छट गया, हमारा ऑप्शन बचता बी और सी। साथियों इस दोनों में अगर कोई बेस्ट ऑप्शन है तो छात्र के ज्ञान का परीक्षण करना और छात्र की सोच की रचनात्मकता को बढ़ाना, तो हमारा साथियों आंसर हो जाएगा 14 का 14 का सी। इसका आंसर होगा हमारा ये सी नंबर। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 है साथियों कि गणित शिक्षण में कंक्रीट निष्कर्ष प्रतीक पद्धति का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है? साथियों आपको हिंदी के अलावा पेडागोगी में इंग्लिश को जरूर पढ़िएगा, हिंदी थोड़ा सा पढ़ने में प्रॉब्लम होता है। गणित शिक्षण में कंक्रीट निष्कर्ष प्रतीक इस तरह से वर्ड यूज किया जाता है कि मत बोलिए, उसको इंग्लिश को जरूर पढ़िए। पद्धति का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है? द कंक्रीट रिस्पॉन्स रिप्रेजेंटेबल, द कंक्रीट रिप्रेजेंटेशनल abstract method in mathematics teaching is used for which purpose? कौन सा पर्पस के लिए यूज किया था? केवल अवधारणा को समझने के लिए, टू एक्सप्लेन कंसेप्ट ओनली, ये तो केवल नहीं होगा। छात्रों को त्रुटियों को सुधारने के लिए, टू करेक्ट द स्टूडेंट मिस्टेक, गणित गुणन और विभाजन को समझाने के लिए, टू एक्सप्लेन मैथमेटिकल मल्टीप्लेक्शन एंड डिवीजन। सभी विकल्प हमारे सही है। तो साथियों हमारा आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर होगा ये सभी विकल्प है। केवल अवधारणा को समझ, ये भी हो सकता है। टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट, छात्र को त्रुटि को सुधारने के लिए, टू करेक्ट द स्टूडेंट मिस्टेक, गणित गुणन और विभाजन को समझने के लिए, टू एक्सप्लेन द मैथमेटिकल मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। सभी विकल्प हमारा सही, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। तो साथियों कहने का मतलब गणित शिक्षण में कंक्रीट नॉलेज के लिए साथियों ये हमारा जितना भी ऑप्शन है, अवधारणा को भी उसको उसकी जो कॉन्सेप्ट है उसको कॉन्सेप्ट को भी, ये केवल की बात तो है लेकिन यहाँ कॉन्सेप्ट की बात है, केवल अवधारणा को समझने के लिए, छात्र को त्रुटि को सुधारने के लिए, इसका भी ये मतलब होता है कंक्रीट का, गणित गुणन विभाजन को समझाने के लिए, और सभी विकल्प सही, यानी हमारा आंसर हो जाएगा साथियों ये डी नंबर। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है, गणित में छात्रों के लिए अधिक प्रभावी अभ्यास के लिए कौन सी विधि उपयोगी है? गणित में छात्रों के लिए अधिक प्रभावी अभ्यास के लिए कौन सी विधि उपयोगी है? विच मेथड इज यूजफुल फॉर मोर इफेक्टिव प्रैक्टिस फॉर द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स? क्या है सारा? मस्तिष्क खेल, ब्रेन गेम, रटन अध्ययन, रूट में लर्निंग, संख्याओं को पंक्ति को अभ्यास, प्रैक्टिस नंबर लाइंस, केवल सिद्धांतों की समीक्षा, रिव्यू ओनली थ्योरीज। तो हमारा आंसर हो जाएगा साथियों, यहाँ बोल रहा है कि गणित में छात्रों के अधिक प्रभावी अभ्यास के लिए कौन सी विधि उपयोगी है? तो कौन सी विधि उपयोगी? संख्यात्मक पद्धति को अभ्यास होगा साथियों, ये तो हमारा आंसर हो जाएगा ये वाला। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है साथियों, गणित के बारे में बच्चों के दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाने के लिए किसे प्रोत्साहित किया जाता है? गणित के बारे में बच्चों की दृष्टि को सकारात्मक बनाने के लिए किसे प्रोत्साहित किया जाता है? व्हाट इज इनकरेज टू मेक चिल्ड्रन स्टूडेंट टुवर्ड्स द मैथमेटिक्स पॉजिटिव? तो साथियों हम उसका यूज करते हैं, एक बच्चे को हल किए गए प्रश्नों को याद कराने के लिए, टू मेक द स्टूडेंट मेमोराइज सॉल्व प्रॉब्लम, बच्चों को गणित के प्रयोग में आनंद लेने के लिए, बच्चों को केवल जटिल प्रश्नों को ध्यान केंद्रित करने के लिए, टू फोकस ओनली ऑन ए कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, बच्चों को केवल गणना करने के लिए, टू मेक द स्टूडेंट फोकस ओनली ऑन कैलकुलेशन। तो हमारा साथियों हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये आपके बच्चों को गणित के प्रयोग में आनंद लेने के लिए। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये बी, करेक्ट आंसर होगा हमारा ये बी होगा, बच्चों को गणित के प्रयोग में आनंद लेने के लिए। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 है साथियों। क्वेश्चन नंबर 18 है कि 9 और 12 का एचसीएफ क्या होगा, यानी व्हाट विल बी द एचसीएफ ऑफ 9 एंड 10, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा 9 और
3 का, तो साथियों 1 है, 3 है, 4 है, 6 है, तो साथियों 9 और 12 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा साथियों 3। 3 से वह ऐसा अंक हम चुनेंगे जो दोनों डिवाइड हो जाए, तो 4 से भी होगा, 3 से भी है, लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करें तो साथियों ये हमारा 3 हो जाएगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है साथियों। 19 का था, यदि 3x + 5 = 20 हो तो x का मान क्या होगा। इफ 3x + 5 = 20 व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x। देखिए 3x + 5 है, यहाँ पर देखिए मैं थोड़ा सा आपको करता हूं। यहाँ देखिए 3x + 5 है ना, 3x + 5 = 20 है ना, तो आपको 3x को यहाँ रहने दीजिए, ऐसे करके 3x को इधर रहने दीजिए, इक्वल टू यहाँ पर 20, और इस 5 को, इस वाले 5 को आप इधर लेके चले आइए, सब माइनस हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 15 होगा, तो इतना बराबर हो गया, तो x इक्वल टू क्या होगा, x आन के इधर भाग हो जाएगा 15 में 3, यहाँ पर 3 से भाग जाएगा, 3 से भाग करेगा तो कट जाएगा, 3 3 5 जा 15, 3 5 15 कट जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा साथियों 5। ये हमारा ऑप्शन होगा 5, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये 5। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 है साथियों मेरा। साथियों गणित पढ़ाने के दौरान समीक्षा यानी रिव्यू किसके लिए महत्वपूर्ण है। व्हाई इज रिव्यू इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द मैथमेटिक्स टीचिंग। रिव्यू क्यों महत्वपूर्ण है साथियों। छात्रों को नए विषय से परिचित कराने के लिए, छात्रों को पिछले ज्ञान को ताजा करने के लिए, केवल गृहकार्य की समीक्षा करने के लिए केवल गृहकार्य की समीक्षा करने के लिए, और साथियों ऑप्शन हमारा केवल अंतिम परीक्षा के लिए। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा साथियों छात्रों को नए विषय से परिचय कराने के लिए, ये वाला हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला, ये। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 है साथियों। क्वेश्चन नंबर 21 है, गणित खेल यानी मैथमेटिकल गेम का प्रयोग कक्षा में क्यों किया जाता है। मैथमेटिकल गेम का प्रयोग कक्षा में क्यों किया जाता है। मैथमेटिकल गेम का प्रयोग कक्षा में क्यों किया जाता है। व्हाई आर द मैथमेटिकल गेम यूज इन द क्लासरूम। इन द क्लासरूम क्यों किया जाता है मैथमेटिकल गेम का यूज। चलिए मैं क्वेश्चन साथियों फिर से एक बार 20 के बात में करता हूं। ऑप्शन में गलत बता दिया 20 का, कि गणित पढ़ाने के दौरान, साथियों गणित पढ़ाने के दौरान समीक्षा के लिए किसके लिए महत्वपूर्ण होता है। गणित पढ़ाने के दौरान समीक्षा किसके लिए महत्वपूर्ण है। व्हाई इज द रिव्यू इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द मैथमेटिक्स टीचिंग। छात्रों को नए विषय से परिचित कराने के लिए नहीं होगा साथियों, हमारे यहाँ होगा छात्र को पिछले ज्ञान को ताजा करने के लिए। ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा साथियों, मैं गलत बता दिया था, ये ऑप्शन, ये हमारा ऑप्शन होगा 20 का। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है साथियों, गणित खेल यानी मैथमेटिकल गेम का प्रयोग कक्षा में क्यों किया जाता है। व्हाई इज द मैथमेटिकल गेम यूज इन द क्लासरूम। क्लासरूम में गणित मैथमेटिकल यूज, गणित गेम का क्यों यूज करते हैं। बच्चों को व्यस्त रखने के लिए, बच्चों की रचनात्मकता और समस्या हल करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए, टू इनहांस चिल्ड्रेन क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। बच्चों को अंकगणित पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए, टू मेक चिल्ड्रेन फोकस मोर ऑन अर्थमेटिक। बच्चों को गणित से डराने के लिए, टू स्केयर चिल्ड्रेन फ्रॉम द मैथमेटिक्स। तो डराने के लिए तो हो नहीं सकता है, इसलिए ये तो डी ऑप्शन होगा नहीं। अब बच्चा को व्यस्त, अच्छी बात नहीं, खाली व्यस्त रखने के लिए हम मैथमेटिकल गेम करते हैं, ये भी गलत है। तो साथियों इसका बेस्ट अगर ऑप्शन हो जाएगा, दो ही बचता है, बच्चों को रचनात्मक समस्या हल करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए, अब बच्चों को अंकगणित पर अधिक, केवल अंकगणित पर गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य ये नहीं होता केवल अंकगणित पर ही फोकस करें,
ओवरऑल पर हम लोग मैथमेटिकल गेम करते हैं, तो हमारा बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा साथियों बी नंबर, ये वाला बी ऑप्शन होगा, ये बी। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 22 कहता है साथियों क्वेश्चन नंबर 22 है कि गणित पढ़ाते समय हाथों से अनुभव, हैंड ऑन एक्सपीरियंस का क्या लाभ है। गणित पढ़ाते समय हाथों से अनुभव यानी हैंड ऑन एक्सपीरियंस का क्या लाभ है। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ द हैंड ऑन एक्सपीरियंस इन द टीचिंग मेथड। क्या लाभ है साथियों हमारा उसका, बच्चों को जटिल समस्याओं को हल सिखाने के लिए, टू टीच चिल्ड्रेन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, बच्चों को केवल कागज पर गणना करने के लिए, टू मेक चिल्ड्रेन डू कैलकुलेशन ओनली ऑन पेपर, हमारा बच्चों को विषय को वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए, टू कनेक्ट द सब्जेक्ट विथ रियल लाइफ, बच्चों को केवल सिद्धांतों का अध्ययन कराने के लिए, टू मेक चिल्ड्रेन स्टडी ओनली थ्योरीज। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा साथियों, हमारा ऑप्शन होगा ये सी नंबर, बच्चों को विषय को वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए इसलिए किया जाता है हैंड ऑन एक्सपीरियंस जो है साथियों बच्चों के विषय को वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए किया जाता है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 23 है। और 23 किस पद्धति के द्वारा छात्र संवादात्मक रूप से अंग्रेजी सीखता है। इन विच बोलता थ्रू विच मेथड डू स्टूडेंट लर्न इंग्लिश इन कम्युनिकेटिव वे। किस मेथड से व्याकरण निर्देशन विधि, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, संरचनात्मक विधि, कम्युनिकेटिव मेथड, पाठ पुस्तक निर्देशन विधि, टेस्ट डायरेक्ट मेथड और रटन। रूट लर्निंग तो हो नहीं सकता है, इसलिए डी पर तो हम लोग विचार ही नहीं करेंगे। डी पर हम लोग साथियों विचार, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा साथियों संरचनात्मक विधि, कम्युनिकेटिव मेथड। ये हमारा हो जाएगा साथियों विच मेथड इज स्टूडेंट लर्न इंग्लिश इन कम्युनिकेटिव वे, तो हमारा रचनात्मक विधि होगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। 24 है साथियों हमारा 24 है हमारा कि कक्षा में चर्चा क्लासरूम डिस्कशन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासरूम डिस्कशन। क्लासरूम डिस्कशन का मुख्य उद्देश्य क्या है साथियों, तो हमारा ऑप्शन है छात्र की प्रतिक्रियाओं को सुनना, टू लिसन द स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सेस, छात्रों को विषय पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना, टू इनकरेज स्टूडेंट टू थिंक ऑन द सब्जेक्ट, सिर्फ शैक्षणिक सामग्री को समझना, टू एक्सप्लेन ओनली एकेडमिक मटेरियल्स और मटेरियल, छात्रों को सवालों को उत्तर देना, टू आंसर द क्वेश्चन ऑफ द स्टूडेंट। तो साथियों यहाँ बोल रहा है क्लासरूम डिस्कशन के लिए क्या जरूरी है साथियों, तो हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा छात्रों को विषय पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना, उसको इनहांस करना, टू इनकरेज द स्टूडेंट टू थिंक ऑन द ऑब्जेक्ट। तो हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा बी नंबर, ये बी होगा साथियों ये। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है साथियों कि अंग्रेजी पढ़ाते समय शब्दावली को सीखने का सही तरीका क्या है। व्हाट इज द करेक्ट वे टू टीच द वोकाबुलरी इन इंग्लिश। सही तरीका क्या है साथियों, तो इंग्लिश पढ़ाने के लिए तो हमारा है केवल शब्दों को याद करना, केवल तो हो ही नहीं सकता है। चलिए बात करते हैं शब्दों को अर्थ और उसका और उपयोग समझना, शब्दों का अर्थ और उपयोग समझना, टू एक्सप्लेन द मीनिंग एंड यूज ऑफ द वर्ड, केवल उच्चारण, केवल तो नहीं होगा, टू फोकस ऑन ओनली प्रोनाउंसिएशन, शब्दों को रटना तो नहीं होगा, केवल भी नहीं होगा, और यहाँ एक केवल था, तो ये तीनों अपने छट गए साथियों। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा शब्दों को अर्थ का उपयोग को समझना, तो हमारा दी बेस्ट अगर आंसर है तो हमारा ये वाला है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है साथियों कि अंग्रेजी के अधिगम में स्मार्ट क्लास जो हमारे विद्यालय में अभी हमारे लगभग सभी स्कूल के विद्यालय में स्मार्ट क्लास है साथियों, कि अंग्रेजी के अधिगम में स्मार्ट क्लास का क्या महत्व है। स्मार्ट क्लास का क्या महत्व, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्मार्ट क्लास इन इंग्लिश लर्निंग। छात्रों को वीडियो दिखाने के लिए, टू मेक द स्टूडेंट वॉच वीडियो, तकनीकी सहायता से अधिगम को रोचक बनाना, टू मेक लर्निंग इंटरेस्टिंग विद द टेक्निकल असिस्टेंस, केवल कक्षा को तैयार करना, केवल तो नहीं होगा, टू ऑफ प्रिपेयर द क्लासरूम, कटाइए छात्रों को गाना सुनने के लिए स्मार्ट क्लास थोड़ी है। तो बी और सी और डी तो ऐसे खत्म होंगे साथियों, हम विचार करेंगे सिर्फ ए और बी में। छात्रों को वीडियो देखने के लिए, टू मेक द स्टूडेंट वॉच वीडियो देखने के लिए नहीं होता,
जो तकनीकी सहायता से अधिगम को रोचक बनाने के लिए वीडियो दिखा के उसको टेक्निकली रूप से उसके पढ़ाई को और ज्यादा रोचक बन जाएगा। जब ऑडियो विजुअल दोनों होता है ना साथियों, तो वो काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है और मेमोराइजेबल भी होता है वो। चलो साथियों, हमारा ऑप्शन हो जाएगा साथियों ये बी नंबर। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है साथियों की सी गोज टू स्कूल एवरी डे। यहाँ देखिए, सी गोज टू स्कूल एवरी डे में गोज शब्द किस काल का है? इन द सेंटेंस सी गोज टू स्कूल एवरी डे, इन विच टेंस इज द वर्ड गोज? वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस, पास्ट काल, भूत टेंस, भविष्य काल, फ्यूचर टेंस, वर्तमान निषेध, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो साथियों सी गोज क्या बात बोला है? तो साथियों हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। पास्ट तो होगा नहीं, भविष्य होगा भी नहीं, और जाता है लिखा है। तो साथियों तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, ये 25 का ए, सॉरी 27 का ए। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 28 है साथियों कि देयर आर प्लेइंग फुटबॉल में आर प्लेइंग का प्रयोग किस रूप में हुआ है? देयर आर प्लेइंग फुटबॉल में आर प्लेइंग का प्रयोग क्या हुआ? इन द सेंटेंस दे आर प्लेइंग फुटबॉल, द फ्रेज आर प्लेइंग इज यूज इन विच फॉर्म? वर्तमान निरंतर, इंग्लिश पढ़िए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, भूतकाल निरंतर, पास्ट कंटिन्यूअस, भविष्य काल, फ्यूचर टेंस, वर्तमान सरल, प्रेजेंट सिंपल। तो साथियों हमारा लिखा दे आर प्लेइंग, वर्तमान निरंतर, ये हमारा हो जाएगा ए नंबर 28 का ए। 28 का ए होगा साथियों हमारा आंसर ए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 का साथियों, हैप्पीनेस इज द की टू सक्सेस। हैप्पीनेस इज द की टू सक्सेस में हैप्पीनेस शब्द किस रूप में है? इन द सेंटेंस हैप्पीनेस इज द की टू सक्सेस, द वर्ड हैप्पीनेस इज इन विच फॉर्म? नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रोनाउन, संज्ञा, विशेषण, क्रिया और सर्वनाम। तो साथियों हमारा आंसर हो जाएगा ए, नाउन। हमारा आंसर होगा साथियों नाउन, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 हो गया साथियों। 30 पर बात करते हैं। आई हैड फिनिश माई होमवर्क व्हेन द बेल रैंग में हैड फिनिश किस काल के रूप में है? इन द सेंटेंस आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क व्हेन द बेल रैंग, द फॉर्म हैड फिनिश इन विच टेंस? कौन सा टेंस का साथियों? भूतकाल पूर्ण, पास्ट परफेक्ट, वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस, भविष्य काल, फ्यूचर टेंस। तो साथियों और एक हमारा ऑप्शन है भूतकाल निरंतर। तो साथियों हमारा आंसर हो जाएगा ये, आपको जाकर यहाँ क्या लिखा? आई हैड फिनिश्ड माय होमवर्क व्हेन द बेल रिंग। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा साथियों पास्ट परफेक्ट, ये हमारा आंसर हो जाएगा पास्ट परफेक्ट, क्योंकि वर्क कंप्लीट हो चुका है। वर्तमान तो होगा ही नहीं, भविष्य भी नहीं होगा, हेड लगा हुआ है, देखिए यहाँ पे आई हेड लगा हुआ है। हेड कब है? पास्ट में लगता है। चलिए तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 31 है कि इन लैंग्वेज लर्निंग द टर्म इसको स्कैफोल्डिंग रेफर टू। भाषा शिक्षण में स्कैफोल्डिंग शब्द का अर्थ क्या है? स्कैफोल्डिंग का अर्थ का विद्यार्थियों को व्याकरण का नियम देना, कार्य में सफलता के लिए अस्थायी सहायता देना, और पाठ को रटवाना, हर गलती तुरंत सुधारना। पाठ को रटना तो नहीं होगा साथियों, ये तो गलत हो गया। हर गलती को तुरंत सुधारना ये भी नहीं होगा। विद्यार्थियों को व्याकरण का नियम बताना और कार्य में सफलता के लिए अस्थायी सहायता करना। जब हम साथियों स्टूडेंट को टेम्पोररी जब हेल्प करते हैं उसको ही साथियों हम स्कैफोल्डिंग करते हैं। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये बी नंबर 31 का बी। 31 का बी होगा साथियों। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है साथियों। 32 है कि which of the following is an example of formative assessment in English language teaching? Which of the following is an example of formative assessment in English language teaching? निम्नलिखित में से कौन सा अंग्रेजी भाषा शिक्षण में प्रारूपी मूल्यांकन का उदाहरण है? वार्षिक परीक्षा, प्रत्येक पाठ के बाद इकाई परीक्षा, समझ जांचने के लिए अचानक परीक्षण करना, अंतिम बोर्ड परीक्षा। तो साथियों हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये, आपको अगर समझ जांच के लिए अचानक परीक्षा, ये तो होगा ही नहीं। हमारा ऑप्शन है ये कि वार्षिक परीक्षा, प्रत्येक पाठ के बाद इकाई याद करना, समझ जांचने के लिए अचानक परीक्षा लेना।
ये इसी को हम लोग बोलते हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग को जांचने के लिए अचानक परीक्षा लेना, यही हमारा फॉर्मेटिव, यहाँ लिखा एग्जाम्पल ऑफ द फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है, निम्नलिखित में से अंग्रेजी भाषा सृजन के लिए प्रारूपिक मूल्यांकन का उदाहरण क्या है, तो समझ जांचने के लिए अचानक उसका एग्जाम लेना, यही उसका फॉर्मेटिव असेसमेंट का है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि द बेस्ट अप्रोच फॉर टीचिंग वोकेबुलरी इज टू, शब्दावली सिखाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, छात्रों के अर्थ 10 बार लिखवाना, शब्दकोश को अर्थपूर्ण संदर्भ में लिखना, केवल कठिन शब्दों पर ध्यान देना, शब्द की सूची को रटवाना। रूट मेमोरी तो होगा ही नहीं साथियों, तो ये तो हमारा होगा ही नहीं। सबसे पहली बात ये तो खत्म हो गया, केवल कठिन शब्दों पर ध्यान देना, ये दोनों नहीं होगा, सी और बी। अब छात्रों को 10 बार लिखवाना, शब्दों को अर्थपूर्ण संदर्भ में सिखाना, तो साथियों हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये बी नंबर, ये हमारा बी ऑप्शन होगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है। 34 क्या कहता साथी, ए टीचर वांट्स टू इंप्रूव द स्टूडेंट रीडिंग कम्प्रीहेंशन शी शुड फोकस ऑन। यदि एक शिक्षक छात्र को पठन समझ में सुधार करना चाहता है तो वो किस प्रकार का ध्यान देना चाहिए। एक है केवल तेज पढ़ाने पर, केवल तो होगा नहीं, पहले व्याकरण नियम पढ़ाने पर, भविष्यवाणी करना, सारांश बनाना, प्रश्न पूछना जैसी रणनीतियों पर, छात्र से तेज और ऊंची आवाज में पढ़ाना, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। हमारा बी और सी बचता है साथियों, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा साथियों ये सी नंबर, भविष्यवाणी करना, सारांश बनाना, प्रश्न पूछना जैसे रणनीति पर ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये सी नंबर। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है। क्वेश्चन नंबर 35 आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस, सही वाक्य चुनिए। क्या है साथियों, सी डज नॉट लाइक मैंगोज, सी डज नॉट लाइक मैंगोज, सी डज नॉट लाइक मैंगोज, सी डू नॉट लाइक मैंगो। देखिए साथियों सबसे पहली बात करें तो सी के साथ डू नोट तो कभी नहीं होता है, डज नोट होता है, तो ये डू नोट वाला तो खत्म हो गया, डू नोट वाला खत्म हो गया, ए खत्म हो गया, डी खत्म हो गया। अब बचा हमारा डज नोट, यहाँ भी है डज नोट। तो देखिए साथियों मैं आपको बता दूं, जब सेंटेंस में डू डी डज का यूज होता है तो क्रिया जो होती है वर्ब का जो रूप होगा साथियों वो V1 का होगा। तो यहाँ देखिए सी डज नॉट लाइक्स है, यहाँ देखो सी डज नॉट लाइक है, तो डज नॉट के बाद डू डी डज के बाद जो वर्ब होता है वो V1 हो जाता है, तो लाइक्स नहीं होगा साथियों, हमारा लाइक होगा, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा सी डज नॉट लाइक। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है साथियों, क्योंकि सी के साथ हमेशा डज लगता है और डज नोट डू नोट जब सेंटेंस में डू नोट डज नोट और डिड नोट जब सेंटेंस में लग जाए तो क्रिया उसके बाद जो होती है वर्ब का जो रूप होता है साथियों V1 है, ये लाइक्स है यानी VSS लगा हुआ है, V5 का रूप है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें साथियों, चूज द करेक्ट टेंस फ्रॉम बाय नेक्स्ट ईयर आई डैश माई ग्रेजुएशन। सही काल चुनिए, अगले वर्ष तक मैं अपनी स्नातक चुका हूंगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा साथियों, हमारा आंसर इसका होगा क्या होगा कि will have completed, choose the correct tense from by the next, I will have completed my graduation। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये वाला, ये हमारा ऑप्शन होगा। मैं लिखेगा कि मैं अगले वर्ष में स्नातक चुकूंगा, फ्यूचर की बात हो रहा है कंप्लीटेड तो होगा नहीं, विल कंप्लीट, हैव कंप्लीटेड तो होगा नहीं, ये विल कंप्लीट होगा, विल हैव कंप्लीटेड, तो चुकूंगा मैं वो काम कर चुकूंगा तो विल हैव कंप्लीटेड। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। चलिए साथियों उम्मीद करते हैं आपको साथियों क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, और हम अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। चलिए साथियों मैं हमेशा क्वेश्चन सेट हर एग्जाम से संबंधित प्रैक्टिस सेट लाता रहता हूं साथियों, और जितना भी TNA का अपडेट होगा मैं फिर से लेकर आऊंगा। एग्जाम 29 को लास्ट है साथियों, 29 को जो भी अपडेट होगा मैं आपको वीडियो से अवगत कराऊंगा, और हमेशा जो भी कठिनाई हुआ था एग्जाम में उस वीडियो से भी मैं आप सबको अवगत कराया हूँ। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस यूज एन एडजेक्टिव क्लाउज, निम्नलिखित में से किस वाक्य में विशेषण उपवाक्य है, एडजेक्टिव क्लाउज किसमें, सी सिंग्स ब्यूटीफुली, द बॉय हु ओन द रेस इज माय ब्रदर,
रनिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, आई विल मीट यू टुमारो। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा साथियों, हमारा ऑप्शन होगा द बॉय हु ओन द रेस इज माई ब्रदर। ये हमारा एडजेक्टिव क्लाउज है, ये वाला। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 38 है। क्वेश्चन नंबर 38 है, 38 है, इन विच मेथड इज द टीचर्स रोल दैट ऑफ ए फैसिलिटेटर रेदर देन ए ट्रांसमीटर ऑफ द नॉलेज। किस विधि में शिक्षक ज्ञान का प्रदाता न होकर एक सुगमकर्ता होता है, फैसिलिटेटर होता है। कौन सी विधि में साथियों? तो वह साथियों व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड, अन्वेषण विधि, डिस्कवरी मेथड, श्रवण दृश्य विधि, ऑडियो विजुअल मेथड, वर्णन विधि, डिस्क्रिप्टिव मेथड। तो साथियों शिक्षक जो एक होता है साथियों फैसिलिटेटर के रूप में, वो किस विधि में होता है? तो वो अन्वेषण विधि और डिस्कवरी मेथड में होता है। याद रखिए, टीचर एक फैसिलिटेटर के रूप में, इन विच मेथड, टीचर जब एक टीचर का जो रोल जो होता है साथियों, वो एक फैसिलिटेटर के रूप में कब होता है? वो कौन सा विधि है साथियों? तो वह डिस्कवरी मेथड है, अन्वेषण विधि जिसको हम लोग बोलते हैं। इसको याद रखिए। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 39, लर्निंग बाय डूइंग प्रिंसिपल इज फॉलोड इन विच टीचिंग मेथड। करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग सिद्धांत किस शिक्षण विधि को अपनाता है? प्रत्यक्ष शिक्षण विधि जिसको बोलते हैं डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड, प्रयोगात्मक विधि, एक्सपेरिमेंटल मेथड, श्रवण विधि, लिसनिंग मेथड। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा साथियों ये प्रयोगात्मक विधि। लर्निंग बाय डूइंग जो होता है साथियों वो एक्सपेरिमेंटल मेथड पर डिपेंड करता है, तो इसको हम लोग एक्सपेरिमेंटल, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये सी नंबर। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 40 है साथियों की विच टीचिंग मेथड इज बेस्ट फॉर द डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग। आलोचनात्मक सोच के विकास के लिए सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है? आलोचनात्मक जो आलोचनात्मक सोच जो होता है, क्रिटिकल थिंकिंग जिसको कहते हैं, वो विकास के लिए सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है साथियों? एक है व्याख्यान विधि, वाद विवाद विधि, डिबेट मेथड जिसको बोलते हैं, स्मरण विधि, मेमोराइजेशन मेथड, अनुकरण विधि और इमिटेशन मेथड। तो साथियों हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये क्या कहता है? आलोचनात्मक सोच के विकास के लिए सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है? तो सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है साथियों ये हमारा वाद विवाद विधि, डिबेट मेथड जिसको हम लोग बोलते हैं। ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये बी नंबर, डिबेट मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, ह्यूरिस्टिक मेथड एम्फेसिस, यानी सवान्वेषणात्मक विधि ह्यूरिस्टिक मेथड किस पर बल देता है? तैयार उत्तर देना, विद्यार्थी द्वारा स्वयं समाधान खोजना, रटकर याद कर, रटकर तो नहीं होगा, मौखिक शिक्षण। तो सी तो ऐसे छाट दीजिए, हमारा विचार करें तैयार उत्तर देना ह्यूरिस्टिक मेथड का नहीं होता साथियों। विद्यार्थी द्वारा स्वयं समाधान खोजना, इसी को ह्यूरिस्टिक मेथड पे होता है। बच्चे स्वयं प्रॉब्लम का, ये सवाल का हल ढूंढते हैं। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा साथियों ये 41 का बी। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 42 पर चलते हैं। 42 है साथियों हमारा, 42 है कि ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि का प्रयोग मुख्यतः किस लिए किया जाता है? ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड इज मोस्टली यूज फॉर रचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग विकसित करने के लिए, क्रिएटिव थिंकिंग विकसित करने के लिए, परिभाषाएं याद करवाने के लिए, अनुशासन बनाए रखने के लिए, परीक्षा की तैयारी के लिए। तो साथियों हमारा देखिए अनुशासन बनाए रखने के लिए नहीं हो सकता, परीक्षा की तैयारी भी नहीं हो सकता, और ये परिभाषा याद, रूट मेमोरी की बात कहाँ से आ गई? तो ये हो ही नहीं सकता। तो हमारा एक ही ऑप्शन बचता है साथियों क्रिएटिव थिंकिंग। ये परिभाषा याद करवाना थोड़ी ब्रेन स्टॉर्मिंग का काम है, अनुशासन बनाए रखना ये भी नहीं हुआ, परीक्षा की तैयारी तो हो ही नहीं सकता, केवल परीक्षा की तैयारी। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा साथियों ये रचनात्मक सोच। याद रखिए ब्रेन स्टॉर्मिंग का, क्रिएटिव थिंकिंग उसमें डेवलप करने के लिए ये बात होती है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारा 43, माइक्रो टीचिंग इज प्राइमरीली यूज्ड फॉर। माइक्रो टीचिंग का यूज का उद्देश्य क्या है? हम लोग माइक्रो टीचिंग का यूज क्यों होता है? छात्रों को शिक्षण कराने के लिए, शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए, पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए, स्कूल प्रबंधन के लिए। तो साथियों माइक्रो टीचिंग जो यूज किया जाता है साथियों वो शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए यूज किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये नंबर बी। माइक्रो टीचिंग जो होता है शिक्षकों को ट्रेनिंग देने के लिए एक यूज किया जाता है माइक्रो टीचिंग। चलिए साथियों मैं आपको बोलिए तो मैं इसके ऊपर वीडियो डिटेल कमेंट कीजिएगा, मैं डिटेल बता दूंगा पेडागोजी पर, माइक्रो टीचिंग पर आपको वीडियो मैं बना के पूरा बता सकता हूँ। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है साथियों? द बेस्ट अप्रोच टू टीच
साइंटिफिक कॉन्सेप्ट इज, वैज्ञानिक अवधारणा को सिखाने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? रटवाना। रटवाना तो होता है, रूट मेमोराइज तो हो ही नहीं सकता पेडागोजी, इसलिए इसको छाटिए। प्रयोग करना, डूइंग एक्सपेरिमेंट, व्याख्या देना, गिव लेक्चर, पाठ्य पुस्तक पढ़ाना, रीडिंग टेक्स्ट बुक। तो सर वैज्ञानिक अवधारणा करने के लिए तो उसमें एक्सपेरिमेंटल वैज्ञानिक अवधारणा कॉन्सेप्ट कैसे विकसित हो? रटवा के तो हो नहीं सकता, व्याख्या देके भी नहीं होगा सर, केवल पाठ। उसको प्रयोग करने के लिए होता है डूइंग एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट करके साथियों वैज्ञानिक अवधारणा उस पर विकसित किया जाता है। तो हमारा बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा 44 का बी। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है कि इन साइंस टीचिंग, ठीक है, इन साइंस टीचिंग द मेथड विच इनकरेज लर्निंग बाय डिस्कवरी इज कॉल्ड। विज्ञान शिक्षण में खोज के माध्यम से अधिगम को बढ़ावा देने के लिए विधि को क्या कहते हैं? विज्ञान शिक्षण में खोज के माध्यम से अधिगम यानी खोज के माध्यम से सीखना, लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए जो विधि होता है, जो प्रोसेस होता है, उसको क्या कहते हैं? परियोजना विधि। बी नंबर है प्रयोगात्मक विधि, एक्सपेरिमेंटल मेथड, अन्वेषण विधि, डिस्कवरी मेथड, और एक निर्देशात्मक विधि, इंस्ट्रक्शनल मेथड। तो हमारा ऑप्शन साथियों ये हमारा क्या बोलता है कि विज्ञान शिक्षण में खोज के माध्यम से अधिगम को बढ़ा देने के लिए कौन सी विधि सबसे अधिक है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा साथियों ये परियोजना विधि तो होगा नहीं, प्रयोगात्मक अन्वेषण विधि, डिस्कवरी मेथड, ये हमारा हो जाएगा साथियों डिस्कवरी मेथड। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, क्वेश्चन नंबर 46 कहता है साथियों कि निम्नलिखित में से विज्ञान में प्रारूपिक मूल्यांकन का उदाहरण है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट इन साइंस? वार्षिक परीक्षा, सेमेस्टर परीक्षा, प्रयोग के बाद का रिपोर्ट लेखन और बोर्ड परीक्षा। तो साथियों वार्षिक परीक्षा भी नहीं होता, सेमेस्टर नहीं होता, बोर्ड परीक्षा प्रयोग के जस्ट बाद उसको ही फॉर्मेटिव, यहाँ बोलता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट कब करते हैं साथियों? या तो हम अचानक करते हैं या तो फिर चैप्टर के अंत में किया था, चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो उससे जो उसी चैप्टर से असेसमेंट जो होता है उसको ही फॉर्मेटिव। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है साथियों हर चैप्टर के बाद आप कर सकते हैं और किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये सी नंबर। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं। 47 है साथियों, 47 है हमारा, 47 है कि विच स्किल इज मोस्ट इसेंशियल फॉर ए साइंस टीचर? विज्ञान शिक्षक के लिए सबसे आवश्यक कौशल कौन है? विज्ञान शिक्षक के लिए सबसे आवश्यक कौशल कौन है साथियों? केवल व्याख्यान देना, केवल नहीं होगा, प्रयोग का आयोजन करने की क्षमता, किताब पढ़कर सुनाने की क्षमता, सवालों को रटना। तो विज्ञान शिक्षक जो होता है, विज्ञान शिक्षक सबसे आवश्यक कौशल है साथियों प्रयोग का आयोजन करने की क्षमता। ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 बोलता है, क्वेश्चन नंबर 48 है साथियों द प्रिंसिपल ऑफ फॉर्म कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट इज फॉलोइंग इन। ठोस से अमूर्त, फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट सिद्धांत का पालन किसमें किया जाता है? गणित में, विज्ञान में, भाषा शिक्षण में, तो इतिहास में। किसमें किया जाता है साथियों हमारा? तो ये ठोस से अमूर्त का जो यूज किया जाता है वो साथियों हमारा विज्ञान में किया जाता है, ये इसमें बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। 49 की बात करें साथियों, 49 है हमारा क्वेश्चन है कि इन साइंस क्लास हाइपोथेसिस रेफर टू। विज्ञान कक्षा में परिकल्पना का क्या अर्थ है? एक सिद्ध तथ्य, एक प्रूवन फैक्ट, एक अनुमान या प्रस्ताव जो परीक्षण के योग्य हो, एन assumption और ए प्रपोजल दैट कैन बी टेस्टेड, एक कहानी, ए स्टोरी, एक प्रयोग का निष्कर्ष, कंक्लूजन ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। तो हमारा साथियों ऑप्शन हो जाएगा ये एक सिद्ध तथ्य हो नहीं सकता, एक अनुमान या प्रस्तावना जो परीक्षण के लिए योग्य हो, ये हमारा आंसर होगा। एक कहानी भी नहीं होगा, एक प्रयोग का निष्कर्ष भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा साथियों ये एक अनुमान या प्रस्तावना जो परीक्षण के योग्य हो, जो परीक्षण के योग्य हो साथियों, एन एसम्पेशन और ए प्रपोजल दैट कैन बी टेस्टेड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें साथियों, क्वेश्चन नंबर 50 है कि प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? द मेन एम ऑफ टीचिंग सोशल साइंस एट द एलिमेंट्री लेवल इज। एलिमेंट्री लेवल पर
एलिमेंट्री लेवल पर साइंस सोशल साइंस पढ़ाने का क्या ये है साथियों? तो ऑप्शन है हमारा केवल इतिहास, ऐतिहासिक तिथियां याद करवाना, मेमोराइज हिस्टोरिकल डेटा डेट्स, परीक्षा के लिए तैयार करना, प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, नागरिक जागरूकता और जिम्मेदारी को विकसित करना, डेवलपिंग सिविक अवेयरनेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, भूगोल रटवाना। तो रटवाना, रूट मेमोरी ये भी नहीं होगा साथियों और ये भी नहीं होगा। हमारा बच्चा परीक्षा के लिए तैयार करना ये भी नहीं होगा, ये मुख्य उद्देश्य खाली नहीं होता। यहाँ पर बात हो जाएगा साथियों नागरिक जागरूकता और जिम्मेवारी को विकसित करना, डेवलपिंग सिविक अवेयरनेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये, आपको जाके ये बी, ये सी नंबर। ये चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करें साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि इतिहास पढ़ाने के लिए सबसे प्रभावी है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर टीचिंग हिस्ट्री? कौन सा है? कहानी विधि, श्रवण विधि, शुद्ध पाठ पुस्तक विधि और केवल व्याख्यान विधि, स्टोरी टेलिंग मेथड, लिसनिंग मेथड, प्योर टेक्स्ट बुक मेथड, ओनली लेक्चर मेथड। तो साथियों हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये है कहानी विधि। स्टोरी टेलिंग मेथड जो है हिस्ट्री पढ़ाने के लिए सबसे प्रभावी होता है साथियों। श्रवण विधि भी नहीं होगा, शुद्ध पाठ पुस्तक विधि करने से भी नहीं होगा, केवल तो होगा ही नहीं। इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा साथियों कहानी विधि हिस्ट्री पढ़ाने के लिए। उसको हम सीक्वेंस में बताएंगे, कहानी के तौर पर बताएंगे, तो हमारा इतिहास टीचिंग जो होगा साथियों वो काफी इफेक्टेबल होगा और मेमोराइजेबल होगा फॉर स्टूडेंट। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आपका 52 क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें साथियों। क्वेश्चन नंबर 52 है साथियों कि फील्ड ट्रिप इन सोशल साइंस टीचिंग आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे, क्यों सामाजिक विज्ञान शिक्षण में शैक्षणिक भ्रमण जो होता है साथियों क्यों महत्वपूर्ण है? शैक्षणिक भ्रमण क्यों महत्वपूर्ण है? किताब पढ़ाने का विकल्प देने के लिए, किताब पढ़ने का विकल्प देते हैं, सब्स्टिट्यूट टेक्स्ट बुक रीडिंग, रचनात्मकता को घटाने के लिए, रचनात्मक घटाने की बात हो रहा है, घटाने तो हो ही नहीं सकता, फील्ड ट्रिप का ये महत्व हो ही नहीं सकता। कोई ऐसा भी चीज है जो नेगेटिव बात होगा वो हो ही नहीं। प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करने के लिए, प्रोवाइड डायरेक्ट एक्सपीरियंस, अध्यापक को कम मेहनत करा देने के लिए, तो ये भी बात नहीं होगा साथियों। किताब पढ़ने से भी नहीं, हमारा दो ही ऑप्शन, रचनात्मकता घटाने के लिए तो हो ही नहीं सकता। तो प्रत्यक्ष अनुभव, हम लोग फील्ड विजिट क्यों करते हैं? जो चीज बात किताब में पढ़ते हैं उसको हम डायरेक्टली फील्ड विजिट करके वहां पे देखते हैं, तो वह भी मेमोरी भी जो होता है उससे ज्यादा दिन याद रहता है। हमारा ऑप्शन हो जाएगा साथियों ये, फील्ड विजिट का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो हमने हिस्ट्री में बताया, जो उसको हमने क्लासरूम में बताया, उसका प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करे। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है। 53 क्या कहता है साथियों कि ए मेजर चैलेंज इन सोशल साइंस टीचिंग इज, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में एक मुख्य चुनौती क्या है? बच्चों को रुचि बनाए रखना, मेंटेनिंग स्टूडेंट्स इंटरेस्ट, प्रयोग का आयोजन, ऑर्गेनाइजिंग एक्सपेरिमेंट्स, गणनाएं कराना, डूइंग कैलकुलेशन, वैज्ञानिक सिद्धांत सिखाना, टीचिंग साइंटिफिक थ्योरीज। तो हमारा आंसर हो जाएगा साथियों, हमारा आंसर होगा बच्चों को रुचि बनाए रखना। इसलिए होगा प्रयोग का आयोजन, गणना कराना, ये तीनों नहीं हो सकते हो। या सामाजिक विज्ञान शिक्षण में एक मुख्य चुनौती क्या है? तो सबसे बड़ा चुनौती अगर कोई किसी भी सब्जेक्ट में होता है तो रुचि बनाए रखना। जब तक बच्चा को उस सब्जेक्ट में, उस टॉपिक पे रुचि नहीं होगा, वो ना पढ़ पाएगा, ना आपके लिए ही पढ़ाना आसान होगा साथियों। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये ए नंबर। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है साथियों कि क्वेश्चन नंबर 53 है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच इन सोशल साइंस मीन्स, सामाजिक विज्ञान में अंतर्वर्षीय दृष्टिकोण है क्या है? हमारा ऑप्शन बताना है आपको कि केवल एक विषय पर ध्यान केंद्रित करना, फोकसिंग ओनली वन सब्जेक्ट, अलग अलग विषयों को जोड़कर पढ़ाना, इंटीग्रेटिंग डिफरेंट सब्जेक्ट, पाठ्य पुस्तक को रटाना, मेमोराइजिंग टेक्स्ट बुक, और आपको केवल भूगोल पढ़ाना, ओनली टीचिंग ज्योग्राफी। तो यहाँ बोल रहा है सामाजिक विज्ञान में अंतर्वर्षीय दृष्टिकोण या इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच, क्या क्या अर्थ है साथियों? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा साथियों अलग अलग विषयों को जोड़कर पढ़ाना। केवल एक विषय, केवल तो होगा नहीं, पाठ पुस्तक रटना, रूट की बात हो ही नहीं सकती है साथियों। केवल हो गया, केवल और रटना और केवल, तीनों तो छट गया साथियों। ऐसे हम ऑप्शन को इस तरह से छाट सकते हैं। हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा ये बी नंबर। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें कि लिखा है 55 बोलता है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच इन सोशल साइंस मीन्स, सामाजिक विज्ञान में अंतर्वर्षीय दृष्टिकोण है केवल एक विषय पर आधारित करना साथियों, केवल एक विषय पर ध्यान केंद्रित करना,
अलग अलग विषयों को जोड़ कर पढ़ाना, रिपीट हो गया साथियों क्वेश्चन साथियों। चलिए साथियों इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच मेथड इज मोस्ट इफेक्टिव टू टीच बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन टू बिगिनर्स। Which method is most effective to teach basic mathematical operation to beginner? प्रारंभिक विद्यार्थियों को गणित सक्रिया सिखाने के लिए सबसे प्रभावी विधि कौन सी है? व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड, प्रयोग विधि, एक्टिव मेथड, रटने की विधि, रूट मेथड, केवल बोर्ड चौक, ओनली बोर्ड चौक। तो रटना तो हम साथ हो ही नहीं सकता है, रटने की बात तो हम कर नहीं सकते हैं, रटने की बात तो हम कर नहीं सकते हैं। और हो गया हमारा, ये तो खत्म हो गया केवल बोर्ड, ये भी नहीं होगा, दो खत्म। अब हम इस पर विचार कर सकते हैं व्याख्यान विधि और प्रयोग विधि। तो साथियों हमारा उन दोनों में लेक्चर मेथड ना होकर साथियों हमारा एक्टिव मेथड, बच्चों को अगर प्रारंभिक रूप में गणित से क्रिया सिखाने के लिए सबसे अच्छा है तो याद प्रयोग विधि है, इसको एक्टिव मेथड इसको बोलते हैं। ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, सॉरी बी। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कहता है साथियों कि विच प्रिंसिपल इज फॉलोड इन टीचिंग मैथमेटिक्स इफेक्टिवली, यानी गणित के प्रभावी शिक्षण में कौन सा सिद्धांत अपनाया जाता है? सरल से जटिल, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, कठिन से सरल, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, याद से रचनात्मक की ओर, मेमोरी टू क्रिएटिव, मौखिक से लिखित की ओर, ओरल टू रिटर्न। तो हमारा आंसर हो जाएगा साथियों ये सरल से जटिल। सबसे पहले गणित के प्रभावी शिक्षण में कौन सा सिद्धांत अपनाया जाता है साथियों? सबसे पहले सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की ओर जाते हैं, कठिन से सरल की ओर कभी नहीं जाएंगे। पहले कठिन बात बताएंगे फिर सिंपल बताएंगे, ऐसा नहीं होगा। पहले सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर जाएंगे। तो हमारा हो जाएगा सरल से कठिन। याद की बात कहाँ, मेमोरी टू क्रिएटिव हो ही नहीं सकता, ओरल टू रिटर्न नहीं होगा। तो हमारा होगा, ये कंफ्यूज कर सकते हो, मौखिक से लिखित। तो हमारा सरल से बात होगा, सबसे अच्छा अगर आंसर है तो सरल से जटिल। और ऐसा होता है गणित के प्रभावी शिक्षण में कौन सा सिद्धांत अपनाया था? सबसे पहले हम लोग सिंपल बात से सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर ले जाते हैं। बच्चे को पहले हम कोई चीज का उदाहरण देते हैं, ये देते हैं, इसके बाद उसको आगे पर बताते हैं। तो चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कहता है साथियों कि द कंक्रीट पिक्टोरियल एब्स्ट्रैक्ट अप्रोच इज यूज्ड इन टीचिंग। ठोस चित्रात्मक अमूर्त, देखिए इंग्लिश थोड़ा पढ़िएगा, हिंदी में थोड़ा दिक्कत होगा। ठोस चित्रात्मक अप्रोच, सीपीए जिसको बोलते हैं, द कंक्रीट पिक्टोरियल एब्स्ट्रैक्ट अप्रोच इज यूज्ड इन, क्या बोलता है, ठोस चित्रात्मक अमूर्त दृष्टिकोण का उपयोग किस शिक्षण में होता है? इतिहास पढ़ाने में, गणित पढ़ाने में, साइंस में और सामाजिक विज्ञान में। तो हमारा साथियों किस में होता है? जो ये पिक्टोरियल का यूज जो होता है साथियों, पिक्टोरियल चार्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, देखिए गणित पढ़ाने में होता है। आप देखे होंगे पिक्टोरियल चार्ट जो लंबा 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 ग्राफ जैसा होता है, इसको पिक्टोरियल चार्ट बोलते हैं। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है। 59 है साथियों कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मैनिपुलेटिव इन द मैथमेटिक्स टीचिंग। गणित शिक्षण में निम्न में से कौन मैनिपुलेटिंग का उदाहरण है? नक्शा, मैप जिसको बोलते हैं, फ्लैश कार्ड और अबेकस और चार्ट। तो हमारे साथियों गणित शिक्षण में तो अगर होगा तो उसको बोलते हैं साथियों नक्शा का। गणित शिक्षण में निम्न में से कौन सी मैनिपुलेटिव का उदाहरण है? मैनिपुलेटिव का उदाहरण साथियों नक्शा होता है, मैप। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 और इस सब्जेक्ट का, इस इंपॉर्टेंट सेट का 60 क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है साथियों कि गणित के शिक्षण के संदर्भ में इसके फोल्डिंग का अर्थ क्या होता है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग, इसको फोल्डिंग मीन्स बच्चों के लिए उत्तर लिखना, कठिनाई के समय सहायता करना। मैं आपको पहले बताया था इस फोल्डिंग का अर्थ होता है कि टेम्पोररी हेल्प, ठीक है, प्रोवाइडिंग सपोर्ट व्हेन नीडेड, परीक्षा के लिए उत्तर तैयार करना, प्रिपेयरिंग आंसर फॉर एन एग्जाम, गणित को रटना, रीड मेमोरी होएगा, तो ये तो डी हो ही नहीं सकता साथियों। बच्चों के लिए उत्तर लिखना ये भी नहीं होगा, कठिनाई से। तो हम बताए थे आपको, इसको फोल्डिंग का मतलब होता है कि जब बच्चा का नीड होता है उस समय उसको अस्थायी रूप से हेल्प कर देना, इसी को इसको फोल्डिंग कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा साथियों बी, ये वाला बी हो जाएगा। चलिए साथियों ये 60 क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट सेट यहीं पर समाप्त होता है साथियों। मैं आपसे फिर से एक नया सेट लेके उपस्थित होऊंगा साथियों। और टीएनए का अगर किसी तरह का डिटेल्स एग्जाम के बाद जैसे ही कुछ डिटेल आता है, आंसर किया आता है साथियों, या फिर आप कैसे चेक कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी आएगा मैं आपको तुरंत वीडियो से अपडेट कराऊंगा। आप सबको वीडियो देखने के लिए साथियों बहुत बहुत धन्यवाद।
अभी तक आपने अगर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और अपने साथियों को शेयर भी कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए साथियों पैसा नहीं लगता, सिर्फ मेरा मनोबल बढ़ेगा और लाइक और सब्सक्राइब करने से मेरा मनोबल बढ़ता, ताकि मैं और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करके आपको वीडियो उपलब्ध करा सकूं। साथियों, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत प्यार हमको दिया है साथियों।